कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अभी हमने प्लासी की युद्ध के बारे में डिस्कशन किया। अब हम यहाँ पर प्लासी की युद्ध के उपरांत बंगाल की स्थिति के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लासी की युद्ध के उपरांत बंगाल की स्थिति के बारे में बात करेंगे। प्लासी का युद्ध भारत के प्रमुख युद्धों में से एक है। यह युद्ध इस नज़र में भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह वह पहला अवसर था जब अंग्रेज़ों ने खुलकर एक भारतीय शक्ति का विरोध किया और इसमें वे सफल भी रहे। 23 जून 1757 को लड़े गए प्लासी की युद्ध सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना सिराजुद्दौला के ही सेनापति मीर जाफ़र की सहायता से विजय हुई। इस युद्ध में मीर जाफ़र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 के बीच हुआ था। किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और सिराजुद्दौला की तरफ से सेनापति का नेतृत्व किसने किया था? मीर जाफ़र ने किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला का हारने का प्रमुख कारण था कि उनके जो महत्वपूर्ण सेनापति मीर जाफ़र था, उसने युद्ध में सेना को लड़ने की अनुमति नहीं दी, जिससे कि वो हार गए और सिराजुद्दौला को वहीं पर बंदी बनाकर गोली मार दी गई। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बंगाल की, यानी प्लासी की युद्ध के उपरांत बंगाल की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर टेबल दी गई, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम मीर जाफ़र के बारे में बात करेंगे, मीर कासिम के बारे में, फिर मीर जाफ़र के बारे में, और नजमुद्दौला के बारे में बात करेंगे, सैफुद्दौला के बारे में, और मुबारक कुद्दौला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे मीर जाफ़र के बारे में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति, यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र ने एक गुप्त संधि कर अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था। यानी जो 1757 को युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध, उससे पहले ही बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र था, उसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली थी। वो संधि क्या थी कि इस संधि के अनुसार मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, जिसके बदले मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को 2.25 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि प्रदान की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि कंपनी को 24 परगने की जमींदारी के साथ साथ संपूर्ण बंगाल को मुक्त व्यापार करने का भी अधिकार दिया गया। यानी मीर जाफ़र ने ही यह गुप्त संधि की थी और गुप्त संधि के माध्यम से यह अवगत कराए थे कि कंपनी, यानी जो बंगाल जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, उसे यहाँ पर संपूर्ण बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया जाएगा। यानी उस पर कर वसूलने का कोई भी किसी का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अब कंपनी बंगाल में अपनी मुद्रा चलाने के लिए भी स्वतंत्र थी। यानी कंपनी जो अंग्रेजों की थी, वो स्वतंत्र रूप से अपनी मुद्रा भी चला सकती थी और अपने व्यापार भी कर सकती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि रॉबर्ट क्लाइव को भी इस युद्ध का फायदा हुआ और उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। यानी आपसे पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर सबसे पहले कौन था, यानी प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर था, ना कि गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मीर जाफ़र एक अयोग्य शासक था, जिसे भांपते अंग्रेजों को देर नहीं लगी तथा उसे गलत आरोप लगाकर हटा दिया गया। उसके दामाद मीर कासिम को अगला नवाब घोषित कर दिया गया। यानी मीर जाफ़र के बाद उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो किसने बनाया? अंग्रेजों ने। अब हम बात करते हैं मीर कासिम के बारे में यहाँ पर।
तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था। और आपसे पूछा जा सकता है कि मीर जाफ़र के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मीर कासिम को। ठीक है, और मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद सबसे योग्य नवाब था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। मीर कासिम तथा अंग्रेजों की मुंगेर की संधि दिनांक 27 सितंबर 1760 को हुई थी। ठीक है, तो आपसे पूछी जा सकती है कि मुंगेर की संधि किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मीर कासिम और अंग्रेजों से संबंधित है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि मीर कासिम के नवाब बनते ही अंग्रेजों तथा इसके बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों पक्षों के मध्य हुई मुंगेर की संधि में शर्त स्पष्ट नहीं थी, जिस कारण दोनों ने ही अपने अपने अर्थ निकालने शुरू कर दिए। इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी, मीर कासिम ने। ठीक है, और मुगल बादशाह द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किए गए फरमान दस्तक का दुरुपयोग रोका। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुगल बादशाह द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किए गए थे फरमान, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। ठीक है, उन्होंने दुरुपयोग को रोका। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि भारतीय व्यापारियों पर लगने वाला आंतरिक कर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय किसके बाद, मुंगेर की संधि के बाद। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय व्यापारियों पर लगने वाला आंतरिक कर किस संधि के बाद समाप्त हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मुंगेर की संधि के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेज अधिकारियों से बचत के रूप में एक कर खिरजी भी वसूला। ठीक है, तो यानी अंग्रेज अधिकारियों से बचत के रूप में किसको कौन सा कर वसूला था, खिरजी, यानी खिरजी उसे नाम दिया गया था। जो कर वसूलते थे उस कर को खिरजी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट की बंदूक और तोप का कारखाना लगाया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजों को इसके सुधार पसंद नहीं आए और इसे हटाकर वापस मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर दिया गया। तो ये अंग्रेजों के हाथ में ही बंगाल की जो नवाब थे अब कठपुतली बनकर रह गए थे। अंग्रेज चाहते तो उसी को नवाब बना देते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिर मीर जाफ़र के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मीर जाफ़र का पहला पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। तो किसे बनाया गया, मीर जाफ़र को बनाया गया। मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1763 से 1765 के बीच अवध के नवाब कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सुजाउद्दौला थे, लेकिन ये सिराजुद्दौला नहीं। ठीक है, तो आप नाम में अंतर देखिएगा कि बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था, जबकि यहाँ पर अवध का नवाब कौन है, सुजाउद्दौला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अवध का नवाब कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नवाब सुजाउद्दौला, ना कि सिराजुद्दौला। मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह आलम द्वितीय से मिलकर युद्ध की तैयारी करने लगे और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए और मीर कासिम भाग निकला। अब बंगाल पूरी तरह अंग्रेजों के राज में था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, और इसमें अंग्रेजों के बीच और किसके बीच युद्ध हुआ था, तो इसमें किसके बीच हुआ था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, इनके बीच हुआ था। ठीक है, तो आपसे ये बात आपको याद रखना है कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नजमुद्दौला के बारे में बात करेंगे। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया और इसके समय में क्लाइव ने इलाहाबाद की 2 अलग अलग संधियाँ की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने कि बंगाल का कौन नवाब था जिसके समय में उसने इलाहाबाद की 2 संधियाँ की। तो हम पहले बात करेंगे प्रथम संधि के बारे में। यहाँ पर
तो यहाँ पर लिखी हुई है कि मुगल बादशाह आलम द्वितीय से ये संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। यानी आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुई थी और कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बादशाह शाह आलम द्वितीय से हुई थी अंग्रेजों की। और कब हुई थी, ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि इस संधि पर रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय एवं नजमुद्दौला के हस्ताक्षर हुए। ठीक है, नजमुद्दौला कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानों के अंग्रेजों को दी गई। यानी बंगाल बिहार उड़ीसा को ही अंग्रेजों ने क्यों चुना था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, यहाँ पर बहुत खेती होती थी और यहाँ पर अनाज का उत्पादन होता था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। यानी बंगाल के नवाब सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली के तौर पर रहेंगे और कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को, यानी अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की। यानी उस दौरान 26 लाख कई मायने रुपया रखते थे, तो उनके बारे में आप समझिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी 26 लाख जब एक नवाब को दिए जाएंगे तो कंपनी कितना कमाया करती होगी, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इस संधि में बिंदु पर गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस संधि को लिखने और हस्ताक्षर करने में उतना ही समय लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। अब इसका क्या संदर्भ हो सकता है, और जो गुलाम हुसैन ने लिखा था उन्हीं की किताब से ही आप जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि के बारे में बात कर लें तो ये संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी और इस संधि पर रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के हस्ताक्षर हुए और इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले के अवध को लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि सुजाउद्दौला को युद्ध यानी बक्सर हानि के रूप में 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देने पड़े। यानी उस समय भी संधि में कितने लाख रुपए देने पड़े थे, 50 लाख। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवध के नवाब के राजा अंग्रेजों के स्वतंत्र व्यापार की छूट मिली। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नवाब अंग्रेजों की विरोधियों की सहायता नहीं कर सकता था तथा विपत्ति के समय दोनों एक दूसरे के सहयोग करेंगे। ऐसी इलाहाबाद की द्वितीय संधि में हुई थी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ब्रिटिश कंपनी को संपूर्ण बंगाल की दीवानी प्राप्त हो चुकी थी। दीवानी का मतलब होता है वसूली, जितनी भी कर आया करती थी वो सब कंपनी के हाथ में थी। जबकि यहाँ पर हम एक पॉइंट आपको बता दें कि जितनी भी वसूली का कार्यक्रम हो, जैसे कि हम बात करें आपको कि एक जिला प्रशासन में कितने दो प्रमुख अधिकारी होते हैं, एक डीएम होता है और एक एसपी होता है। ठीक है, तो बात करें जैसे कि कोई प्रशासन के बारे में बात करें, कोई कहीं दंगा हुआ तो किसकी जिम्मेदारी होगी, आप बता सकते हैं किसकी जिम्मेदारी होगी, डीएम की होगी या फिर एसपी की होगी। तो यहाँ पर एसपी की जिम्मेदारी होगी और एसपी वहाँ पर अपनी पुलिस को लेकर वहाँ पर उस दंगे को शांत करेगी। जबकि डीएम का क्या काम होता है, वहाँ राजस्व की वसूली करना। तो यानी उसी प्रकार डीएम जब जनता किसी चीज़ को दोषारोपण करेगी तो एसपी को करेगी, ना कि डीएम को करेगी। तो यहाँ पर जो कर वसूलने का काम था वो अंग्रेजों के हाथ में था, यानी डीएम के हाथ में था। डीएम को कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, जबकि एसपी को ही सभी हस्तक्षेप करते थे। उसी प्रकार नवाब वहाँ की सेना में हुए दंगे को शांत करते थे, तो नवाब पर दोषारोपण होता था कि ये सब नवाब करा रहा है। तो अंग्रेज बहुत ही एक चालाकी तरीके से अपनी राजनीति कूटनीति चला रहे थे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिश कंपनी को संपूर्ण बंगाल की दीवानी प्राप्त हो चुकी थी। यानी एक जिला की पूरी संपूर्ण की जो राजस्व प्राप्त करने की जिम्मेदारी होती है वो डीएम के पास होती है। ठीक है, तो डीएम से कभी भी कोई किसी की लड़ाई नहीं होती, जबकि एसपी को इन सब कामों से निपटना पड़ता है और एसपी को ही इन सब की देखरेख करनी पड़ती थी। तो एसपी के रूप में बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों कंपनी के रूप में डीएम की थी। ठीक है, तो हमने आपको एक आसानी से समझाने की कोशिश की। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। उसने नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए देकर बंगाल में निजायत कानून और न्याय व्यवस्था की शक्ति प्रदान की। ठीक है,
यानी कानून और न्याय व्यवस्था की शक्ति किसे प्रदान की? बंगाल के नवाब को, कि आप ही डिसाइड करेंगे कौन दोषी है कौन नहीं, तो उसके अनुसार जनता किसको दोषारोपण करेगी? नवाब को, ना कि अंग्रेजों को। ठीक है, तो ये उनकी कूटनीति के आधार थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अब हम बात करेंगे सैफुद्दौला के बारे में। तो यहाँ पर लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है कि नजमुद्दौला की मृत्यु के उपरांत सैफुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि किसके बाद कौन नवाब बना, तो आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा था कि नजमुद्दौला की मृत्यु के उपरांत बंगाल का नवाब कौन बना था? सैफुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। कब? 1766 से 1775 था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि सैफुद्दौला केवल एक कठपुतली नवाब था और इसने कोई विशेष कार्य नहीं किए और मुख्यतः शासन अंग्रेजों द्वारा ही चलाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुबारक उद्दौला के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि मुबारक उद्दौला बंगाल की आखिरी नवाब था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का आखिरी नवाब कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मुबारक उद्दौला। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मुबारक उद्दौला बंगाल का आखिरी नवाब था। इसके बाद अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। तो यानी इसके बाद जो बंगाल का नवाब था तो कौन था? मुबारक उद्दौला था। इसके बाद अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल की नियुक्ति करना शुरू कर दी। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक उद्दौला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि अंग्रेजों ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन यानी 1765 से 1772 में लागू कर दिया। ठीक है, अब द्वैध शासन के बारे में हम बात करें। द्वैध शासन का मतलब अभी हमने आपको समझाया। द्वैध शासन का मतलब होता है, यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं फिर हम बात करते हैं। इस शासन में वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी जबकि प्रशासन उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर था। ठीक है, तो यहाँ पर द्वैध शासन के ही बारे में बात की गई है। और यहाँ पर नेक्स्ट पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी ने 3 उप दीवान नियुक्त किए थे। बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सीताराम और उड़ीसा में राम दुर्लभ। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि इस शासन में वास्तविक जो शक्ति थी वो कंपनी के पास थी जबकि प्रशासन की उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर था। जो हमने अभी आपको पिछला एग्जाम्पल डीएम और एसपी का दिया था, इसे ही द्वैध शासन कहते हैं। यानी एक ही क्षेत्र में द्वैध शासन का मतलब दो व्यक्तियों द्वारा या 2 संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाला शासन प्रशासन। इसका मतलब होता है कि जो डीएम होते हैं और एसपी होते हैं जो अपने अपने नियम कानून के तहत शासन करते हैं। यानी कर वसूलने का कार्य, जितना राजस्व की व्यवस्था होती है, किसी की निरीक्षण करना हो तो कौन करता है? डीएम करता है। जबकि प्रशासन की बात, न्याय की बात आती है, दांडिक क्षेत्र की बात आती है कि कहीं दंगे क्या हो, उसकी प्रशासन, इसकी देखरेख कौन करता है? एसपी करता है। तो ये क्या हुआ? द्वैध शासन हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि द्वैध शासन क्या है। तो जहां पर यहाँ पर वास्तविक शक्ति यानी मुख्य और जिला अधिकारी, मुख्य यानी जिला का एक मुख्य अधिकारी कौन होता है? वो मुख्य डीएम होता है। जबकि उसका छोटा यानी उसके नीचे पद का अधिकारी कौन होता है? एसपी होता है। ठीक है, तो यही द्वैध शासन है कि जब कोई प्रशासन 2 भागों में डिवाइड हो जाए तो उसे हम द्वैध शासन कहेंगे कि शासन की वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी जबकि प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई दंगा होगा या फिर वहाँ की कर वसूलने की जाएगी और कोई किसान नहीं दे रहा है कर, तो उसे दंड कौन देगा? नवाब देगा। तो नवाब देगा तो जनता इससे किसके प्रति अपना रुख बदलेगी? नवाब के प्रति बदलेगी, ना कि अंग्रेजों के प्रति। तो इसे हम द्वैध शासन कहेंगे कि अंग्रेज इसमें साफ साफ अपनी नीति के तहत बच जाते थे जनता से और इसका पूरा दोषारोपण बंगाल के नवाब को जाता था। ठीक है, तो ये द्वैध शासन किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अंतिम पॉइंट यहाँ पर लिखा हो इसके बारे में बात करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना और गवर्नर जनरल बनते ही उसने द्वैध शासन को समाप्त कर बंगाल का एक शासन सीधे अंग्रेजी राजस्व के नियंत्रण कर दिया और इसके साथ ही बंगाल के नवाब का पद अंत हो गया। यानी द्वैध शासन जब चल रही थी तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स
1772 से 1774 के बीच बना, तो उसने ये द्वैत शासन खत्म कर दिए, यानी बंगाल का जो नवाब का पद था वही खत्म कर दिया और सीधा पूरा शासन किसके हाथों चला गया? अंग्रेजों के हाथ में चला गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो आपको याद कंफ्यूजन नहीं होना है कि इस चीज़ की कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में डिस्कशन किया, तो इन्हें आपने समझने की कोशिश की, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।